हेलो एंड वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई पीपीबी एग्जामिनेशन के पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लेकिन ये सिर्फ आंसर बताने का वीडियो नहीं है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों ये सही है, और कौन सा ऑप्शन गलत है और क्यों। इससे आपको सिर्फ ये क्वेश्चन समझने में नहीं बल्कि एग्ज़ाम के कंसेप्ट को क्लियर करने में भी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनका सिमिलर पैटर्न आपको एक अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और याद रखिए, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर एएसबीए, आईपीओ एंड रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो सबसे पहले आप यूपीआई का ट्रांजैक्शन लिमिट पूछा जा रहा है आपसे। सवाल यही है ना, यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। तो आप यूपीआई को क्या समझते हैं? यूपीआई एक तरह का डिजिटल वॉलेट होता है, जानते ही आप। यूपीआई इज जस्ट अ टाइप ऑफ डिजिटल वॉलेट, राइट। तो आपके फ़ोन पे डिजिटल वॉलेट होता है, इसके थ्रू आप पैसा आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्विकली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिट है। लिमिट किस चीज़ में है कि कितना आप एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट को हम लोग यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट बोलते हैं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कर रहा है 1 लाख। मतलब क्या हुआ कि पहले हुआ करता था, पहले का जो हमारा एएसबीए, ठीक है, एएसबीए और आईपीओ लिमिट था, ये ओल्डर लिमिट था 1 लाख, ठीक है। लेकिन अब ये वैलिड नहीं है। फिर से तरह दोस्तों 2 लाख भी कर रहा है, ये भी अभी वैलिड नहीं है, ओल्डर लिमिट था। 5 लाख इसका सही जवाब है। ये करंट लिमिट है एएसबीए, आईपीओ एंड रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम और एबीपीएस, सॉरी एएसबी आईपीएस के लिए करेक्ट स्कीम है। तो यदि आप मान लीजिए किसी आईपीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या मान लीजिए कि आप रिटेल डायरेक्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है, तो इन दोनों के दोनों केस में आप 5 लाख रुपया तक का पे कर सकते हैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन में। 10 लाख गलत है, ये कोई करंट लिमिट नहीं है। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि ये एएसबीए आईपीओ है क्या, तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। एएसबीए आईपीओ को आप ऐसे समझिए कि आप कंपनी के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को अप्लाई कर रहे हैं। आईपीओ यही होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो रिटेल, अच्छा ये तो हो गया। और रिटेल डायरेक्ट स्कीम का मतलब, तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यूपीआई आप जानते ही हैं, यूपीआई आपको अलाउ करता है कि आप अपने फ़ोन से पे कर सकेंगे इन सभी इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन मैक्सिमम अमाउंट है पर ट्रांजेक्शन जो कि है करेंटली 5 लाख, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सवाल पूछा गया था अक्टूबर की 2023 के एग्जामिनेशन में। अगला सवाल है कि व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेरा। आपको पता होगा कि फेमा से पहले फेरा एक्ट था। आपसे पूछा गया था कि फेरा का मेन पर्पस क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। तो दोस्तों फेरा जो है एक लॉ पास किया गया था भारत में 1973 में। आपको पता होना चाहिए दिस फेरा वाज लॉ पास्ड इन द ईयर 1973। इसका मेन गोल था कि हम टाइट ग्रिप रखें कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे। तो हमारे कंट्री का जो फॉरेक्स है उस पर क्या रखना, टाइट ग्रिप रखना, ठीक है। दिस वाज द मेन पर्पस, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ही कर रहा है टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन इन इंडिया। यानी कि ये पार्शियली ट्रू है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि क्यों रेगुलेशन के पीछे क्या कारण है, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन भी कर रहा है टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि फेरा जो है, कहा जा रहा है फेरा का एम ये था कि हम फॉरेन करेंसी का जो ट्रेड है उसे स्ट्रिक्ट बनाएं, ठीक है। यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। टू प्रमोट नहीं, प्रमोट करना मेन पर्पस नहीं था, उसका स्ट्रिक्ट करना मेन पर्पस था। तीसरा कर रहा है कि टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्यों सही ऑप्शन है? क्योंकि इमेजिन कीजिए कि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का पिगी बैंक है फॉरेन करेंसी का। तो फेरा चाहती है कि ये श्योर करें कि जो पिगी बैंक है वो हमारे वो एक इम्पिटी ना हो। दूसरा है लास्ट करा ऑल ऑफ द अबव। तो फेरा जो है रेगुलेट करता है ट्रांजेक्शन को, लेकिन मेन फोकस यही रहता है कि हम जो है इन सभी रिजर्व्स को कंजर्व करें, राइट। तो अब सवाल ये उठता है कि क्यों हम फॉरेन एक्सचेंज को कंजर्व करें। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज। ऑप्शन सी में वही कहा है ना, ठीक है। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व फॉरेन रिजर्व। देखिए फॉरेक्स करेंसी को समझिए कि कुछ स्पेशल, मैं आपको फॉरेक्स के बारे में बता रहा हूँ। फॉरेक्स के बारे में ऐसे समझिए, ये कुछ स्पेशल टोकन है।
ठीक है। तो फॉरेक्स क्या है, बेसिकली स्पेशल टोकन है जिसमें जो कि आप यूज कर सकते हैं दूसरे कंट्री से चीज़ों को बाय करने के लिए। तो एक तरह का टोकन है जिसे आप जो है दूसरे कंट्री से किसी चीज़ को खरीद सकते हैं, राइट। तो फेरा उस समय एग्जिस्ट होता था जब भारत के पास बहुत ज़्यादा इन सभी टोकन ना हुआ करता था, ठीक है। तो अब कंट्रोल करना है कितना और कि कैसे इस टोकन को यूज किया जाए। तो फेरा का एम ये था कि इंश्योर करें कि ये टोकन बहुत ज़्यादा हो और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए जाए। तो यही कह रहा है फेरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है फेमा का फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फेमा। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं फेरा के बारे में कि 1999 में फेरा को रिप्लेस कर दिया गया फेमा से। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें इफेक्ट क्या हुआ कि फेमा का अलाउ किया गया कि वो इंटरनेशनल ट्रेड को अलाउ करेगा, प्रैक्टिसेस को अलाउ करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फेमा का फंक्शन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, ये सवाल है। तो दोस्तों फेमा क्या नहीं करता, ये सवाल है। पहला कर रहा है टू रेगुलेट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। देखिए दोस्तों, जहाँ तक फेमा की बात है तो फेमा का जो कोर फंक्शन है ना वो यही है। फेमा का कोर फंक्शन क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को रिजर्व करना, रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये मॉनिटर करता है कि ये फेमा क्या करता है, मॉनिटर करता है कि कैसे फॉरेन करेंसी को भारत में यूज किया जा रहा है। हाउ फॉरेक्स यूज्ड इन इंडिया। ये मॉनिटर करता है कि कैसे फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज को यूज किया जा रहा है भारत में, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए कर रहा है, ये तो फंक्शन है ही है। ऑप्शन बी कर रहा है कि टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो एफएमआई एक्चुअली इनकरेज करता है इसे। ये चाहता है कि बिजनेस के लिए आसान हो, और पीपुल के लिए आसान हो, ताकि वो ट्रेड कर सकें और इन्वेस्ट कर सकें इंटरनेशनली। तो ये होता है हमारा टू प्रमोट फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन सी कर रहा है टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। देखिए फेमा एक रोल प्ले करता है ताकि हम इलीगल एक्टिविटीज़ को रोक सकें। तो फॉरेन करेंसी मूवमेंट को ट्रैक करेगा ताकि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को हम लोग कैच कर सकें। ऑप्शन डी कर रहा है टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फॉरेन नेशनल इन इंडिया। ये गलत है। तो फेमा जो है फॉरेन करेंसी से डील करता है, लेकिन ये लोगों के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता है, राइट। चलिए अगला सवाल हमारा टंडन कमेटी पे है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कंपनी है जिसका करंट एसेट इन्होंने दे रखा है 1 लाख का करंट एसेट है, राइट। इसको आप ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का। और करंट एसेट आप समझते ही होंगे, हर एक चीज़ जो कि कंपनी ने खरीद रखा है इसको आप आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको करंट एसेट बोलते हैं। करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरिंग, जिसको हम लोग CLOBV बोलते हैं, इसको शॉर्ट में CLOBV कहा जाता है। CLOBV कितना है, 75,000 है, ठीक है। तो ये कंपनी का शॉर्ट टर्म डेप्ट होता है जिसमें किसी बैंक लोन को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्ट एक्सक्लूडिंग एनी बैंक लोन। तो टंडन कमेटी का मेथड क्या करता है कि ये मेथड हेल्प करता है बैंक को डिसाइड करने में कि कितना शॉर्ट टर्म लोन यानी कितना वर्किंग कैपिटल जो है वो एक कंपनी को ग्रांट कर सकती है। टंडन कमेटी मेथड का यही पर्पज है कि कितना वर्किंग कैपिटल लोन कैन बी ग्रांटेड टू अ कंपनी, ठीक है, किसी कंपनी को कितना वर्किंग कैपिटल लोन ग्रांट कर सकती है। तो ये टंडन कमेटी इंश्योर करता है कि कंपनी जो है एक हेल्दी बैलेंस को मेंटेन करे अपने फंड में और बोरोड फंड में। तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता दूं इसका फॉर्मूला होता है 75% ऑफ द करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका एमपीवीएफ निकालने का। तो अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, करंट एसेट कितना दे रखा है इन्होंने, 1 लाख का करंट एसेट दे रखा है। CLOBV कितना दे रखा है इन्होंने, CLOBV दे रखा है 75,000। CLOBV समझते हैं ना, करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक एसेट। दिस इज द एक्रोनिम जो कि हम लोग यूज करेंगे। तो 1 लाख माइनस 75,000 विच विल गिव यू 25,000। 25,000 का यदि आप 75% निकालेंगे तो दैट विल गिव यू 18,750। तो इसका सही जवाब होगा 18,750। तो याद रखिए कि जो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस है कंपनी के लिए वो 18,750 है। इसका मतलब ये हो कि बैंक जो है
कंपनी को मैक्सिमम जो है 18,750 रुपया लैंड कर सकती है शॉर्ट टर्म नीड के लिए, ताकि कंपनी का अपना फंड हो इन द मिक्सचर। ठीक है, तो कंपनी को मान लीजिए पैसा चाहिए डे टू डे ऑपरेशन को कवर करने के लिए, सप्लाई खरीदना है, तो टर्नल कमिटी मेथड एक लिमिट सेट करती है कितना बैंक जो है लैंड कर सकते हैं सभी इंस्टीट्यूशन को। चलिए, ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। So friends, now let's see the next question. Which of the following is not a valid ground for central government to cancel the FCRA registration of an association? बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल में पूछा जा रहा है कि क्या कारण है, कौन सा वैलिड रीजन नहीं है, ठीक है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो FCRA रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया था वो। चलिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि द एसोसिएशन फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ FCRA। देखिए दोस्तों, मतलब ये हुआ कि जो हमारे एसोसिएशन थे, इन्होंने जो रूल FCRA ने सेट किया था। आप पूछेंगे FCRA क्या होता है, थोड़ा मैं आपको बता दूं FCRA क्या होता है। FCRA होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको हम लोग FCRA बोलते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, राइट। तो एसोसिएशन ने जो रूल सेट किया गया था FCRA के द्वारा, उसे एसोसिएशन ने फॉलो नहीं किया। इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे इन्होंने रिपोर्ट नहीं फिल किया, जैसे मान लीजिए जो रिपोर्ट कहा गया था फिल करने के लिए, इन्होंने नहीं फिल किया, या दोस्तों फंड को यूज नहीं किया अप्रूव्ड पर्पस के लिए, नॉट यूजिंग द फंड फॉर अप्रूव्ड पर्पस। तो ये होता है पहला ऑप्शन का रहा है। दूसरा ऑप्शन का रहा है कि द एसोसिएशन हैज बीन इन्वॉल्व इन एक्टिविटी डेट्रीमेंटल टू द नेशनल इंटरेस्ट। मतलब यदि जो एसोसिएशन थी उसकी गतिविधियां जो है वो हार्मफुल देखा गया इंडियन सिक्योरिटी के लिए या वेलबींग के लिए, तो गवर्नमेंट जो है इसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकती है, राइट। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं टेररिज्म को, राइट। नेक्स्ट कर रहा है कि द एसोसिएशन हैज रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड सोर्सेज। मतलब कि FCRA रेगुलेट करता है कि कौन डोनेट कर सकता है फॉरेन फंड को इंडियन एसोसिएशन, मतलब भारतीय एसोसिएशन को कौन सा फर्म जो है फॉरेन फंड को डोनेट कर सकता है। यदि सारे के सारे, यदि कोई एसोसिएशन ऐसे हैं जिनको पैसा मिल रहा है एक बैंड सोर्स से, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन तो लूज करेगा ही करेगा। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि द एसोसिएशन हैज यूज्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर अनऑथराइज्ड पर्पस। तो एसोसिएशन जो है फॉरेन फंड को यूज करेगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है, जैसे इन्होंने रिसीव किया स्पेसिफाइड अप्रूवर से। तो याद रखिएगा कि सरकार चाहती है इंश्योर करना कि जो फॉरेन फंड है उसको प्रॉपर्ली यूज किया जाए और भारत को हार्म ना करे। तो यही मेन पर्पस है FCRA का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ कंज्यूमर अंडर द कोपरा। कोपरा क्या होता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है। तो दोस्तों चलिए ऑप्शन में आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सवाल है, ऑप्शन ए कर रहा है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब कोपरा इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विस है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नॉट वर्ड लिखा हुआ है। राइट टू सेफ्टी मतलब क्या हुआ कि जो कोपरा है ना, वो इंश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, वो कंज्यूमर सेलेबल है। राइट, तो ये तो होता है राइट टू सेफ्टी। नेक्स्ट है हमारा राइट टू चूज। राइट टू चूज का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर के पास फ्रीडम है कि वो प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं, सर्विसेज को चूज कर सकते हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर के पास राइट है कि वो उसे क्लियर और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में, जिसमें प्राइस, क्वालिटी, पोटेंशियल रिस्क सारा का सारा हो। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है राइट टू फेयर कॉम्पिटिशन। देखिए दोस्तों, ये डायरेक्टली कंज्यूमर का राइट नहीं है, लेकिन फेयर कॉम्पिटिशन यदि मार्केट में हो, ये बेनिफिट करता है कंज्यूमर को कि वो बहुत सारे रेंज ऑफ चॉइस को ऑफर कर सकता है कॉम्पिटेटिव प्राइसेस में। तो ये जो ये इसको अचीव करने के लिए सेपरेट रेगुलेशन चाहिए जो कि प्लान करेगा मोनोपोली को और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को, जो कि प्रिवेंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो याद रखिए, इन सभी राइट को गारंटी करके जो कोपरा है वो कंज्यूमर को हेल्प करता है, यूजर्स को हेल्प करता है, ताकि वो कंज्यूमर की माइंडसेट तक पहुंचे। तो अगला सवाल है हमारा, ये तो हमारा कोबरा से रिलेटेड, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन का कौन सा फीचर नहीं है? पहला कह रहा है कि इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन विद अ फिक्स रिपेमेंट शेड्यूल। तो दोस्तों यदि आप मान लीजिए स्पेसिफिक अमाउंट को बोरो करते हैं, सर्टेन अमाउंट है आपका, इसको आपने बोरो किया, राइट, यू हैव बोरोड अ सर्टेन अमाउंट।
तो और इसे आप फिक्स इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, जैसे मान लीजिए मंथली पेमेंट है, ठीक है, मंथली पेमेंट है यानी फिक्स इंस्टॉलमेंट है, इसमें आप इसे पे कर रहे हैं ओवर अ सेट पीरियड, ठीक है। तो आपने बोरो किया स्पेसिफाइड अमाउंट को और फिक्स इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो ये होता है टर्म लोन। फिर दूसरा कह रहा है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन है क्या? टर्म लोन टिपिकली का कुछ साल से लेकर सेवरल डिकेड तक होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म नीड को फाइनेंस किया जाता है। ऑप्शन सी कर रहा है कि यूज फॉर फिक्स एसेट, देखिए लिखा है ना, इट इज अ टिपिकल सिक्योरिटी बाय कोलेटरल। तो लॉन्ग टर्म लोन टिपिकली मैंने आपको बताया यूज फॉर फिक्स एसेट, यहाँ लिखा है ना यूज टू फाइनेंस फिक्स एसेट, मतलब बिजनेस जो है टर्म लोन को यूज करती है वैसे चीज को खरीदने के लिए जो कि लंबे अवधि तक चलेगा, जैसे इक्विपमेंट हो गया, बिल्डिंग हो गया, व्हीकल हो गया, ठीक है। नॉट पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर का दोनों तो मैंने बताया सही है। तीसरा कह रहा है कि इट्स टिपिकली सिक्योर्ड बाय कोलेटरल। तो देखिए दोस्तों, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, लैंडर के रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए टर्म लोन जो है सिक्योर किया जाता है कोलेटरल के द्वारा, ठीक है। और जहाँ तक है इंटरेस्ट रेट की बात, यहाँ लिखा है इट इज वेरिएबल इंटरेस्ट रेट, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए दोस्तों, फिक्स इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि एक टर्म लोन है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है बिगिनिंग में फिक्स कर दिया गया, ठीक है। आपको एग्जैक्टली पता है कि कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा लोन ओवर द लोन टेन्योर। और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इस तरह का इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट कर सकता है, ठीक है, बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन। इट इज नॉट अ कॉमन फॉर टर्म लोन। दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। याद रखिएगा कि जो टर्म लोन होता है उसका हमारा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट नहीं होता है। तो टर्म लोन समझिए कि रिलायबल फ्रेंड है जो कि आपको हेल्प करेगा ताकि बिग परचेज को आप फाइनेंस कर सकें। ये फर्स्ट ऑप्शन इज रेगुलर एटीएम। ऑप्शन ए कर रहा है कि ऑन एंड ऑपरेटेड बाय अ बैंक। तो आप देखेंगे कि इसका लोगो लिखा रहता है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है कि एटीएम विच इज ऑन एंड ऑपरेटेड बाय अ थर्ड पार्टी एटीएम प्रोवाइडर। देखिए यही होता है हमारा कि व्हाइट लेवल एटीएम में क्या होता है कि एक नॉन बैंकिंग कंपनी होती है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि नॉन बैंक कंपनी होती है और ये कंपनी क्या करती है कि ये स्पेशलाइज होती है कि एटीएम को सेटअप करके और मैनेज करने में। दूसरा चीज़ है कि नॉट ब्रांडेड बाय अ स्पेसिफिक बैंक, मतलब इनका अपना लोगो हो सकता है, दे माइट हैव अ लोगो, ठीक है। और इनका, लेकिन आप यूज इसमें क्या है कि इनका लोगो होता है, लेकिन आप अपने डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं, किसी भी बैंक की डेबिट कार्ड को, ताकि आप कैश को विड्रॉ कर सकें। तो एटीएम जो कि मर्चेंट के द्वारा ऑन किया जाए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है कि इससे क्या होता है कि कन्वीनियंस बढ़ता है। इसको आप कहीं भी किसी भी एरिया में डाल सकते हैं जहाँ पे बैंक का अपना एटीएम नहीं है। इससे क्या होता है कि सभी लोगों को एक्सेस मिलता है, ठीक है। और कंपनी जो कि एटीएम को खरीदती है वो फी अर्न करती है ट्रांजेक्शन पे। तो जब भी आप एटीएम देखें इसका अपना कोई फेमिलियर बैंक लोगो नहीं हो, तो हो सकता है कि वो व्हाइट लेवल एटीएम है, ठीक है। और देख सकते हैं दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बैंक से आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। जैसे पेज नंबर 80 हमारे पीपीपी का क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी में हमारे क्वेश्चन बैंक से हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। सीबीएस का कौन सा पार्ट नहीं है? तो दोस्तों सीबीएस क्या होता है? सीबीएस समझिए कि ब्रेन है। सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, इसको समझिए कि ये एक ब्रेन है और नर्वस सिस्टम है बैंक का। इट इज द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ऑफ अ बैंक। तो ये एक सेंट्रल सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि हैंडल करता है सारे कोर बैंकिंग एक्टिविटीज को, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए और बिजनेस के लिए। अब सीबीएस करता क्या है? पहला है अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि एक अकाउंट ओपन करना, अकाउंट ओपनिंग, ठीक है, डिपॉजिट मैनेज करना, डिपॉजिट मैनेजमेंट, उसके बाद विड्रॉल करना, राइट, और अकाउंट स्टेटमेंट, अकाउंट का स्टेटमेंट देना, ये सभी हमारे अकाउंट के मैनेजमेंट हो गए, ये सीबीएस करता है। दूसरा कर रहा है लोन प्रोसेसिंग, यानी दोस्तों लोन का जो एप्लीकेशन है उसको इवेलुएट करना, अप्रूवल को मैनेज करना और फिर रिपेमेंट को ट्रैक करना, ठीक है, ये सीबीएस करता है। सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे कौन नहीं करता ये पूछा गया है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा कस्टमर सीआरएम में क्या होता है कि जो हमारे कस्टमर हैं उनके जो इंफॉर्मेशन है उसे स्टोर करता है ये, फिर उसके बाद इंटरेक्शन को ट्रैक करता है, किस प्रकार से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, ट्रैक इंटरेक्शन, और फाइनली इंटरेक्शन को ट्रैक करने के बाद पर्सनलाइज सर्विस प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये हमारा सीबीएस का पार्ट है। तो ये सभी सीबीएस करते हैं कि अकाउंट मैनेजमेंट, लोन प्रोसेसिंग, सीआरएम।
तो सीबीएस क्या नहीं करता, तो करेंसी ट्रेडिंग सीबीएस नहीं करता। करेंसी ट्रेडिंग क्या होता है कि ये एक टिपिकली स्पेशलाइज सर्विस है जो कि इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफर करती है, जिसको हम लोग करेंसी ट्रेडिंग बोलते हैं। जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती हैं या जो हमारे फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं, तो वो ये करेंसी ट्रेडिंग को करते हैं। तो कुछ बैंक करेंसी एक्सचेंज सर्विस को ऑफर करती है रिटेल कस्टमर के लिए, लेकिन ये सीबीएस का कोर फंक्शन नहीं है। याद रखिएगा कि सीबीएस का जो हर एक पार्ट है वो एक साथ काम करेगा, सीमलेसली काम करेगा, ताकि जो एसेंशियल बैंकिंग फंक्शन है उसको हैंडल कर सके। अकाउंट मैनेजमेंट जो है समझिए कि तो बेसिक चीज़ें मैंने बता दिया, अकाउंट मैनेजमेंट, लोन प्रोसेसिंग, फिर सीआरएम, ये सभी हमारे पार्ट होते हैं सीबीएस के। चलिए अगला सवाल है कि आरबीआई के एडवाइस के अनुसार कितने दिनों के अंदर बैंक जो है डुप्लीकेट ड्राफ्ट को इशू कर दे। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन कर रहा है 10 डेज। तो देखिए फास्टर इशुएंस तो अच्छा होगा, लेकिन ये रिकमेंडेड टाइम फ्रेम नहीं है आरबीआई के द्वारा। दूसरा कह रहा है कि हमारा 14 डेज, बिल्कुल सही है। बैंक को एडवाइस दिया गया है कि वो डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जो है कस्टमर को दे दे विद इन 14 डेज फ्रॉम द रिसीविंग अ रिक्वेस्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग एमसीएलआर. So let me show you the question. This is the question. The question was MCLR served as a. Okay, you know MCLR. What is MCLR? MCLR stands for the. Let me elaborate. It stands for the marginal cost of fund-based lending rate. So it means marginal cost of fund-based lending rate. So it is essentially the minimum interest rate a bank can charge its customer for lending money. So now let's break down the option. The first option is threshold rate. See, threshold rate is incorrect because threshold rate is the minimum price below which a product or service cannot be sold. So suppose I have just put a minimum price below which a product cannot be sold, right? That is called threshold rate. But here MCLR is a minimum rate. It's not about selling a product but lending money. That's why this option is incorrect. The second option is base rate. This is also incorrect. You see, base rate was previous system which is used by bank to determine interest rate on loan. And you know, MCLR has replaced the base rate. So base rate system was the earlier system which was used. Now MCLR has replaced. Option C is external benchmark. This is also incorrect. Why? Because external benchmark is a rate which is determined by the outside entity, independent of the bank. Like example, I can give you example like repo rate. So repo rate which is set by the central bank. You know, repo rate is set by the central bank. It is type of external benchmark. MCLR is determined internally by the bank. Option number D is the correct one, because MCLR is indeed an internal benchmark which is set by bank itself. It is based on the bank cost of fund. You know, there are some factors which determine the MCLR, and one of the major factor is cost of fund. Right? What is the meaning of cost of fund? That means the interest you pay to the depositor, operating cost, profit margin, everything plays a very important role. Right? So there are some components of MCLR. So that's the point. Now let's see the next question. The next question, let us move to the next question. It is regarding NRI, right? So the question is, suppose an NRI avails a loan 5 lakh against an NRI term deposit from your branch. So suppose an NRI, you know, non-resident Indian, he avail a loan of 5 lakh against an NRI term deposit from your branch. The proceed of the loan can be credited to which of the following account? So the loan proceed, the loan of 5 lakh which you give, so can be credited to which account? Very good question. See, you know, NRI secures a loans against their NRI term deposit. They have the flexibility to choose where the loan proceeds are credited, right? So let me explain this part. The option A is say resident saving account. So primarily it is used for income and expense within India by the resident. It is suitable for NRI who have significant expenses or income in India and prefer managing their finance through a resident criteria. Right. Option B say NRI saving bank account. So it is used by NRI to manage their income earned abroad. NRI who want to keep the loan proceeds separate from their income earned in India, it is suitable. The next is NRO saving bank account. It is used by NRI to manage income earned in India such as rent, dividend, pension. So it is suitable for those NRI who want to use the loan proceeds from expenses related to the Indian income. So you can see, so let me conclude. So the choice of account for crediting the loan proceeds depends on NRI's specific financial need and preference. Factors such as purpose of the loan, expected income, expenses in India, repatriation requirement should be considered while making a decision. So the correct answer will be option number D, I think. Right, any one of the above. So and loan proceed can be credited to any of the above account. That's the point.
Let's see the next question. Which of the following is a key use of smartwatches as a wearable technology? This is a very good question which was asked in the last examination. You have been asked to see in the it is regarding smartwatches. You know, smartwatches have become increasingly popular as a wearable technology device, offering a range of functionality. So the first point is regarding capturing high resolution video. See, this is small screen size and limited processing power make them unsuitable for capturing high quality video. They cannot capture high quality videos. Smartphone remain the preferred device for this purpose. So smartwatches cannot capture high resolution video. Option number B says recording tracking information for health and fitness. Yeah, this is the core function of most of the smartwatch. They are equipped with sensor to track heart rate, steps, calorie burn, sleep pattern, and other health metrics. Many smartwatches also offer GPS for tracking outdoor activities like running or cycling. So they also offer GPS, right? The option C say playing high definition game. This is also incorrect. Some smartwatches have gaming capability. It's not their primary focus. The small screen size and limited processing power restrict the type of games that can be played effectively. Right. Option D says providing augmented reality experience. So you know AR is augmented reality. It requires significant processing power and display capability, which are not typically available in smartwatches. That's why, while some experimental AR feature might be incorporated in future model, currently a smartphone and dedicated AR device are better platform for experience. So let me conclude. The key use of a smartwatch as a wearable technology is this one. Option number B, recording, tracking information for health and fitness. That's the point, right? So option number B is the correct one. Friends, we have an course, we have a complete comprehensive course for the JIV. Those who are looking for such a course where everything is clear, starting from PDF, videos, mock test, and capsule content, they can enroll in our comprehensive program. We have just started the mentorship program in which daily based target content is provided. If you want to get more detail, you can WhatsApp me on this particular number. And if you want PDF, there are several plans which we have regarding the JIV. So you can get more detail by WhatsApping me on the number shown on the screen. Now, sorry friends, let's see the next question. The next question is, in case of foreign currency denominated deposit with a fixed maturity rate, yeah, what is the question? So understanding, so question is, in case of foreign currency denominated deposit with a fixed maturity date remain inoperative for a period of dash from the date of maturity of the deposit, it will be crystallized. So the key concept here is the crystallization. So what happened to your foreign currency deposit if it remain untouched after maturity? So we will discuss the concept of crystallization and its impact. So now let's talk about the something that might affect your foreign currency deposit, that is crystallization. It's a term you might not be familiar with, but it is important to understand, especially if you have money parked in a foreign currency fixed deposit. What is crystallization? Crystallization is a process wherein a foreign currency deposit with fixed maturity date is converted to Indian rupees. See, try to understand. You have a foreign currency rupee. You have foreign currency denominated currency, and this particular foreign currency is converted to INR, right? uh, because the amount was remain untouched for a specific period after maturity date, and the period is 3 years, remember it. So if your foreign currency deposit matures and you can't withdraw the money or reinvest it within 3 years, the bank will automatically convert into INR at the prevailing exchange rate. So why do this happen? So this happened to prevent money laundering, this happened to protect the depositor, and this happened to encourage economic activities. Now what happened after crystallization? You can claim your INR proceed, you can claim foreign currency equivalent. So options are 1 year, 2 year, 3 year, 5 year. Correct answer will be option number C, that is 3 year. Hopefully this concept is clear now. Now let's see the next question. What is the cost? This is a very good question. Let me explain. Yeah, the question is regarding what is the cost to the customer for redressal of a complaint through the banking ombudsman. So suppose the question is, the banking ombudsman scheme is designed to provide a free and accessible platform for customer to resolve their banking dispute. So what are the option A? Option A say fee fixed of $10. That is wrong. Banking ombudsman is entirely free of charge. There is no cost involved.
Option B say a variable fee. No, no, this is also incorrect. Option C say no fee. That's the correct one, right? Because the fee structure does not depend on the monetary value of the complaint. Option C is the correct one. It is free and accessible, right? Customer friendly. Okay, that's the point. Now let's come to the next question. The next question is, which of the following statement reward the distributed denial of service attack is not correct? So very good question it is. It is regarding DDoS. So let me explain. First option say a DDoS attack involved multiple compromised system attacking a single target. The purpose of a DDoS attack is to prevent an internet site or service from functioning efficiently. Option C says DDoS attack generally consists of effort by a single person to disrupt a service. Option D says the flood of incoming messages in a DDoS attack forces the target system to shut down, denying service to the legitimate issuer. Correct answer is option number C. That is, the DDoS attack generally consists of effort by a single person to disrupt a service. That is called distributed denial of service. Next option. Next question. Which of the following services is not typically offered by the kiosk bank? So first of all, the question is, what is the kiosk bank? Kiosk bank is an self-service banking method where customer can perform various banking transactions through interactive kiosk or terminal. These kiosks are typically located in public places like shopping malls, airport, or even within the bank branches. So now let's see the first question. That is first option. That is the balance inquiry. Yes, this is the common service offered by the kiosk. Customer can easily check their account balance, cash withdrawal. Yes, obviously, similar to ATM, kiosk allow customer to withdraw cash from their account. The third option is bill payment. Yes, bill payment. Many utility bills such as electricity, water, or telephone bill can be paid to your kiosk banking, making loan application. So this is the correct answer. This service is not offered. While kiosks offer many services, but loan application usually involve more complex paperwork and interaction with the loan officer, making them unsuitable for self-service kiosks. So this is not the correct one. So obviously this is incorrect, and as per the question perspective, this is the correct. Depositing checks. Yes, you can deposit your check, right? So it is convenient to the customer. So option number D is the correct one here. Let's see the next question that we have. The next question is regarding what is a green deposit? Very good question. What is a green deposit? Right. So see, green deposit is a type of financial product where the money you deposit is specifically used to fund environmentally friendly projects. Right. So so let's explore each and every option to understand why option is correct. First option say a deposit made by investor who prioritize high return over environmental concern. This is the opposite of green deposit. Green deposit emphasize environmental impact over maximizing return. Right, that's the point. Option B says a deposit in a financial institution that is earmarked to fund environmentally sustainable project. That's the correct one, I think. Right, this is the correct definition of green deposit. The fund are specifically allocated to the eco-friendly institutes. So option number B is the correct one. Option C says a deposit account that offer tax benefit exclusively for senior citizens. That's wrong, right? And option D says a type of deposit account that only invest in the fossil fuel industry. That is exactly opposite of the green deposit, right? So first of all, see what is the green deposit. Hopefully you have understood. Now let's talk about the next question that way. Option number B is the correct one. The next question is regarding which of the following statement about charge card is not correct. You know what charge card? Charge card, regarding charge card, which option is not correct? This is asked. Let's see the first question. First option. First option say charge card required the full balance to be paid upon receipt of the monthly statement. Right. So see, charge card. You know what is a charge card? Let me explain. See, a key characteristics of charge card is that entire balance must be paid off each month. Right. So this is the correct one. This is the correct explanation. Charge card typically do not have a preset spending limit. Yes, this is also correct. Unlike credit card, charge card often have no preset spending limit. It's not that you have to spend only a limited amount of money. That is wrong. No, no, no. There's nothing like that. There is no preset spending limit. Please understand. Option C says there are no charges levied on the amount spent apart from the annual fee. Right. This is partially correct. While there are no interest charge, other fee like annual fee and late fee can apply.
right? There are no, the question is there are no charge levied on the amount spent apart from the annual fee. That's wrong. See, this is partially correct. There are no interest charge, that's the correct one, but annual fee, late fee can apply, right? Late fee are charged on delayed payment, correct, right? I have this is they are charged, right? So correct answer is option number C, because you have been asked which are not correct, right? Rest 1, A, B and D are correct. Option C is not correct, right? Okay. Now let's come to the next question. See, this type of question are asked. I am reiterating that we have just begin. If you want lecture in English or you want lecture in Hindi, we have complete lecture available for the entire JIB subjects of all the 4 subjects. Right. If you are interested in our course, you can WhatsApp me in this particular number. We have just begin our mentorship program in which daily based target is provided. I will provide you PDF, videos, every content which you need. You need not buy a book, and also I will provide you quizzes based on those units, those pages in the evening. So this way we will continue our session. Now let's see the next question. Under the Prevention of Money Laundering Act, who is considered an authorized person with the power to exercise the powers and perform the duty conferred on the act? Any employee of the bank, any person appointed by the central government through specific notification, any senior citizen, any registered financial. Option number B is the correct one. Which of the following statement about CHAPS is not correct? You know CHAPS stand for what? You know what is the full form of CHAPS? Let me write it down. It stands for Clearing Automated Payment System. That is the full form of CHAPS. Clearing Automated Payment System. It is a high value payment system used in the UK, United Kingdom, for same day bank to bank transfer. Option A say CHAPS is the same day high value payment system in the UK. This is the correct. You have been asked not correct. Option B says CHAPS uses the SWIFT network for international communication. Yeah, SWIFT is used for international money payment. CHAPS is primarily a domestic payment system within the UK. Right. This is incorrect. CHAPS often guaranteed an irrevocable payment. Right. Yes. This is, I think option number B is incorrect here. Right. I have wrongly written incorrect option number C. This is the incorrect is option number B. Because CHAPS is only limited to the UK, right? Why to use SWIFT? CHAPS protect payment with encryption and authentication technique. Yeah, this is also correct. Now let's come to the next question that we have. Next question is which of the following statement about the modem is not correct? You know, modem, first option say modem convert digital signal from a computer into format suitable for the transmission over cable or phone line. Yes, that is correct one. Modem are responsible for modulating digital data into analog signal, which can be transmitted over physical media like telephone line or coaxial cable. So I've already told you that modulating digital signal, that's the key point. Modulating digital signal, digital data into analog signal. So modulating digital data into analog signal, that is the part of our that is the purpose of our modem, right? So option number A is correct. Option B says modem can also demodulate signal, converting them back to digital format the computer can understand. Yes, correct. This is also correct. So whatever, when data is received from the internet, modem demodulate the analog signal back to their digital data that computer can process. That is the point. Option C says this is also correct. The modern modem offer integrated router facility, allowing them to create a Wi-Fi network for connected device. This is incorrect. Some modern modem might have built-in Wi-Fi capability. It is not a standard feature. Modem are primarily designed for data transmission, and routers are responsible for creating a wireless network. So option number C is incorrect here. The next option was modem require an ISP subscription to function. Yes, correct. Modem need an internet connection to establish communication between your computer and the internet. So please remember this point. Modem are very essential for connecting to the internet, but they don't create Wi-Fi network on their own. Routers are the device that can create wireless network within your home or office, and modem work in a communication with routers to provide internet access to multiple devices. That's the point. Now the next question is, if the check is lost by the drawee bank, what steps should be the bank take to address the issue?
So option C, they ignore the loss, that is the drawn responsibility. This is incorrect. The drawee bank has a responsibility to take action when a check is lost. To ignoring the loss cause lead to the financial loss or the drawer for the drawer or pay, drawee or pay. Option B says immediately inform the drawer and the payee about the loss and advise the drawer to issue a stop payment order. Yes, correct. See, the drawee bank should take the immediate action to inform all parties involved and advise the drawer to issue a stop payment order or to prevent the check from being cashed. Option C says issue a new check without any further verification. This is also incorrect. Issuing a new check without proper verification, it could lead to the fraud or duplicate payment. Option D said wait for the payee to notice the loss and take action. This is also incorrect. Remember, the drawee bank has the responsibility to take action when the check is lost. The bank should immediately inform all parties involved and advise the drawer to issue a stop payment order. And issuing new check without proper verification is not a safe or secure practice. Now, the next question is in which stage of the money laundering are the fund deposited into multiple bank account to obscure the these stages are very important. Okay, there are three more stages, three important stages. The first stage is regarding the layering, right? Placement, layering, integration. Correct answer is layering. Now, a group of 10 people is going to the USA for conference and comes to your bank branch to transfer fund for their stay. What is the appropriate action for the bank to take? Very good question. So a group of 10 people comes to your branch and they are requesting you to transfer fund for their stay. So what action will you take? So when a group of people approach a bank to transfer a fund, the bank has a crucial role. The first option say refuse the fund transfer as it involves multiple people. So this is incorrect. Bank cannot deny legitimate financial transaction based on solely on their number of people. Option B says transfer the fund without any documentation. This is the highly irresponsible and illegal. Banks are obligated to verify the source and purpose of fund to prevent money laundering and financial crime. Option C says verify the purpose of the transfer, collect necessary document, and comply with the FEMA guidelines. Yes, this is correct approach. Bank must ensure that the fund are for legitimate purpose and the transaction adheres to the foreign exchange regulation. Option D said advise them to use a personal bank account for the transfer. While this might seem like an option, it is not practical or efficient for a group transfer. However, it does not address the core issue of the compliance. Option C is the perfect one. You remember, try to understand this particular point. Okay, let's see the next question. Next question is regarding the negative lien. Which of the following statement about negative lien is not correct? You know what is negative lien? So what is a negative lien? Negative lien is a type of legal claim. It's a type of legal claim which is placed on an asset by the creditor. It essentially prevents the borrower from taking certain action with the asset without the lender consent. Right? So no need to take the consent of lender. Right? It prevents the borrower from taking certain action with the asset. Right? So first option say negative lien prevents the borrower from selling the collateralized asset without the lender consent. So this is correct one. A negative lien restricts the borrower ability to dispose of the asset without the lender approval. So this borrower cannot dispose the asset without the lender approval. That's the key point. Option number A is the correct one. Option B says negative lien gives the lender priority over other creditor in case of default. See, this is incorrect one. Why? While a negative lien does not protect the lender interest in the asset, it does not automatically grant priority over other creditor. The priority of claim in case of default, it depends on various factors, including the types of lien, the date of creation, and the perfection process. So this is incorrect one. Option C says the negative lien restricts the borrower from creating other lien on the collateralized asset. See, this is correct one. A negative lien prevents the borrower from further encumbering the asset. The borrower cannot encumber the further asset. Option D says a negative lien does not provide the lender with immediate possession of the asset in case of default. See, a negative lien is a security interest, not a policy. There are two things. One thing is security interest, and the other thing is possessory interest. Right? These are two different things. The lender typically needs to take additional legal step to get possession of the asset in case of default.
So this is the key. के स्क्रीन पर है, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है PMJDY है, इसका जो ओडी लिमिट है, इसका ओडी फैसिलिटी होगा जिसका ओडी लिमिट कितना है और एज लिमिट कितना है ओडी फैसिलिटी को अवेल करने का। पहला ऑप्शन है 5000 और 18 से 60 साल, दूसरा ऑप्शन है 5000 18 से 65 साल, तीसरा ऑप्शन है 10,000 18 से 60 साल, चौथा ऑप्शन है 10,000 18 से 65 साल। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है एक फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम है। मैं बताता हूँ दोस्तों, ये लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ताकि एक्सेस प्रोवाइड कर सके फाइनेंशियल सर्विसेज, सेविंग अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इस स्कीम के अंदर दोस्तों बेनिफिशियरी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है 10,000 रुपये तक का, और एज लिमिट है दोस्तों 18 से लेकर 60 साल तक का, इसलिए दोस्तों हमारा 18 से लेकर 65 साल तक का, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गांधी जी का जो फिलॉसफी था ट्रस्टशिप का, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? सेल्फलेस वर्क, नॉन कॉपरेशन, नॉन पोजेशन। ए है ओनली 1 and 2, बी है ओनली 1 and 3, सी है 2 and 3, डी है 1 2 and 3। तो दोस्तों याद रखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1 and 2। देखिए क्या है दोस्तों कि महात्मा गांधी का जो फिलॉसफी है ट्रस्टशिप का, वो बेस्ड है सेल्फलेस वर्क या नॉन कॉपरेशन पे। उनके अनुसार वेल्थ और प्रॉपर्टी जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वो मीन्स है सोसाइटी को सर्व करने का। वो बिलीव करते थे कि वेल्दी शुड अपने आप को ट्रस्टी माने अपने वेल्थ का और उसे यूज करे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकता है? ठीक है, RFC अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? NRI, रेजिडेंट, NRI, नॉन रेजिडेंट, नन। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, ऑल्सोवाइट NRI नॉन रेजिडेंट। देखिए RFC अकाउंट क्या होता है दोस्तों? RFC अकाउंट एक बैंक अकाउंट होता है भारत में जिसको मेंटेन किया जा सकता है फॉरेन करेंसी में बाय एन इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड हैज रिटर्न आफ्टर बीइंग एन NRI। तो मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल है जो कि भारत का निवासी है और वो रिटर्न हुआ है भारत में रहकर, ठीक है, NRI होकर, तो अकाउंट ओपन किया सकता है किसी इंडिविजुअल के द्वारा जिसने, जो कि NRI है दोस्तों, कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 1 year इमीडिएटली बिफोर रिटर्न टू इंडिया। मतलब भारत आने से पहले वो कम से कम 1 साल तक जो है NRI रहा हो तो वो RFC अकाउंट खुलवा सकता है। दोस्तों पूछा जा रहा है कि POS का विड्रॉल पर डे पर कार्ड क्या लिमिट है Tier 1 और Tier 2 सेंटर में? ठीक है, तो POS विड्रॉल पर डे पर कार्ड कितना लिमिट है Tier 1 एंड Tier 2 सेंटर में? ऑप्शन ए है 1000, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 5000, ऑप्शन डी है 10,000। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन बी 2000। देखिए POS पता ही आपको, यानी कि कैश का विड्रॉल होता है बैंक अकाउंट से, एक कार्ड को स्वाइप किया जाता है मर्चेंट के POS सेल टर्मिनल में। तो जो हाईएस्ट लिमिट है पर डे पर कार्ड Tier 1 और Tier 2 सेंटर में वो है 2000। Tier 1 और Tier 2 आपको पता ही है, सिटी का नाम लिखा हुआ है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो रिस्क वेट होता है जो बिल परचेज SLC के अंदर होता है कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस का, वो कितना है? 0.20%, 0.25%, 0.50%, 0.75%। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ही, दैट इज 0.020%। तो बिल परचेज जो LC के अंदर होता है उसका जो रिस्क वेट होता है दोस्तों वो 0.20% है। मतलब दोस्तों ये हुआ कि बैंक को 0.20% अपने कैपिटल का ऐसे बिल के डिफ़ॉल्ट होने के रिस्क के अगेंस्ट रखना पड़ेगा। दोस्तों यदि आपको इस तरह के PDF चाहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे दोस्तों आपको सभी तरह का कंटेंट मिलेगा, आपको PDF मिलेंगे जिसमें MCQs है दोस्तों, लगभग 150 से 200 MCQ पर चैप्टर है, ताकि हर एक चीज़ को कवर किया गया, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो। दोस्तों वीडियोज़ है हमारे पास, हर एक चैप्टर के वीडियोज़ है जिसमें सिंपल भाषा में सभी चीज़ को समझाया गया है। और दोस्तों हमारे पास वीडियोज़ PDF थ्योरी को कंसाइज PDF है दोस्तों। तो इफ़ यू वांट, और इस तरह के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो यदि आपको इसका कलेक्शन चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं। तो आप हमारा पेड प्लान को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल यू कैन व्हाट्सएप में नंबर शोन ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा गारंटी परफॉर्मेंस गारंटी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है शिपिंग गारंटी, दूसरा ऑप्शन है डेफर्ड पेमेंट गारंटी, तीसरा ऑप्शन है गारंटी फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, चौथा ऑप्शन है गारंटी इन फेवर ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट, पांचवा ऑप्शन है बैंक गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूटेड लायबिलिटी। A ओनली 1 2 and 3, B ओनली 1 and 2, C 2 and 3, D 2 4 and 5। दोस्तों सही जवाब है इसका C 2 and 3। देखिए परफॉर्मेंस गारंटी क्या होता है, ये बैंक इशू करती है ताकि इंश्योर कर सके कि कस्टमर अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट टर्म। तो शिपिंग गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी और गारंटी फॉर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ये सभी एग्जाम्पल हैं परफॉर्मेंस गारंटी का। तो शिपिंग गारंटी, डेफर्ड पेमेंट गारंटी एंड गारंटी, तो 1 2 and 3 होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसको मैं त्रुटि हो गया है, एक थोड़ा सा एरर हो गया है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गार्निशी ऑर्डर कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है कौन से ऑर्डर, कौन से रूल के अंदर? ऑर्डर 46, रूल 21, ऑर्डर 42, रूल 21, ऑर्डर 21, रूल 46, ऑर्डर 22, रूल 60। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर 21, रूल 46। तो ये गार्निशी ऑर्डर एक कोर्ट ऑर्डर होता है जो कि बैंक को डायरेक्ट करता है कि वो एसेट को फ्रीज कर ले किसी डेटर का, ताकि डेट को पे कर सके। ये कोर्ट इशू करती है ऑर्डर 21, रूल 46 के अंदर। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट
बेस्ड लैंडिंग रेट होता है, MCLR होता है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिविटी कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट, टेनर पेमेंट, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट। ऑप्शन ए है 1, 2, 3 एंड 4, ऑप्शन बी है 1, 2, 3 एंड 5, ऑप्शन सी है 1, 3, 4 एंड 5, ऑप्शन डी है 2, 3, 4 एंड 5। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 एंड 4। यानी दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग रेट जो होता है ये एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिसके नीचे बैंक लैंड नहीं कर सकती। इसको कैलकुलेट किया जाता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड के बेसिस पे, नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR के बेसिस पे, ऑपरेटिंग कॉस्ट के बेसिस पे और टेनर प्रीमियम के बेसिस पे। दोस्तों पूछा जा रहा है कि द नंबर ऑफ मेंबर बिलोंगिंग टू BPL फैमिली इन SHG अंडर SGSY में कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पर्सन इन नॉर्मल केस। यानी दोस्तों बताया जा रहा है कि जितने लोग बिलोंग करते हैं बिलो द प्रॉपर्टी लाइन फैमिली किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप में, ठीक है, SHGY स्कीम में, उसके अंदर कितने पर्सन हो सकते हैं नॉर्मल केस है? 5 से 10, 10 से 15, 10 से 20, 20 से 25। आंसर है दोस्तों 10 से 20। याद रखिएगा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो एक पार्ट होता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का, जो कि लॉन्च किया गया था दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट कर सकें। तो इसके अंदर दोस्तों जितने नंबर ऑफ मेंबर्स बिलोंग करते हैं BPL से, वो 10 से 20 लोग होते हैं एक नॉर्मल केस में। फिर दोस्तों बताया जा रहा है आपको, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी बैंक का डायरेक्टर है, वो चाह रहा है कि लोन रेज करे आपके बैंक से, तो लोन दिया जा सकता है FDR ऑफ अदर बैंक, शेयर ऑफ द सेम बैंक, उसके बाद सरेंडर वैल्यू ऑफ द लाइफ पॉलिसी, ऑल द अबव। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सरेंडर वैल्यू ऑफ द लाइफ पॉलिसी। तो सरेंडर वैल्यू ऑफ द लाइफ पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ कस्टमर बैंक सिचुएशन होते हैं दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर कंप्लीटली डिपेंड करता है और बैंक के एडवाइस को बिलीव करता है। इस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? तो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, ट्रस्टी बेनिफिट रिलेशनशिप, क्लाइंट रिलेशनशिप। दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज ऑल दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर ओनली, सो प्लीज रिमेंबर। सो यहाँ बताइए कि ये किस तरह का रिलेशनशिप है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप। दोस्तों क्या होता है कि कस्टमर बैंक के सिचुएशन में जहाँ पे कस्टमर कंप्लीटली डिपेंड करता है और बिलीव करता है बैंक के एडवाइस पे, उसे कहा जाता है ट्रस्टी बेनिफिशियरी रिलेशनशिप। दोस्तों फिर पूछा जा रहा है कि जो गार्नेसी ऑर्डर होता है वो रिसीव होता है कहाँ पे? हेड ऑफिस में किसी बैंक का, और कस्टमर अकाउंट जो है कौन सा ब्रांच में अटैच नहीं किया जाएगा इस ऑर्डर के द्वारा? फोर्ट मुंबई ब्रांच, माउंट रोड चेन्नई ब्रांच, साल्ट लेक सिटी कलकत्ता ब्रांच, सिंगापुर ब्रांच। सिंगापुर का फॉरेन ब्रांच है दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कस्टमर अकाउंट जो फॉरेन ब्रांच पे है बैंक में, वो अटैच नहीं किया जा सकता जो गार्नेसी ऑर्डर रिसीव हुआ है बैंक के हेड ऑफिस पे। देखिए ये सब सवाल पूछा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BNA का जो इन्वेंशन है, BNA मशीन का जो इन्वेंशन है, वो बैंकों को हेल्प किया कि वो प्रेशर को ईज कर सके, जो कि टेलर पे क्यू लगा के होता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट BNA के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? BNA इंस्टॉल होता है ऑन साइट एज वेल एज ऑफ साइट। द डिपॉजिट अमाउंट इज क्रेडिटेड ऑन टू द कस्टमर अकाउंट इमीडिएटली। BNA हैव द मल्टीफंक्शनल एबिलिटी टू ऑफर डिपॉजिट और डिस्पेंस ट्रांजैक्शन ऑफ बंडल नोट्स अप टू 300 मिक्स नोट। RBI सब्सिडाइज द कॉस्ट ऑफ BNA अप टू 50% इन अर्बन एरिया एंड 75% इन सेमी अर्बन एरिया। बताइए दोस्तों क्या सही जवाब है इसका? तो दोस्तों इसका सही जवाब मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। देखिए BNA होता है बैंक नोट काउंटिंग एंड डिस्पेंसिंग मशीन। तो BNA का मल्टीफंक्शनल एबिलिटी है कि वो डिपॉजिट कर सकता है, ट्रांजैक्शन को डिस्पेंस कर सकता है 300 मिक्स नोट के बंडल का। दोस्तों अपील अगेंस्ट द अवार्ड बाय द ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन ने कुछ अवार्ड दिया, इसको बैंक को करना है कितने दिनों में और कब से? ऑप्शन है ए है 20 डेज विद फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कस्टमर। बी है दोस्तों 30 डेज फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कस्टमर। सी है 30 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम द कस्टमर। डी है 30 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कस्टमर। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 30 डेज। तो दोस्तों अवार्ड के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है, ओम्बड्समैन के अवार्ड के अगेंस्ट बैंक कर सकती है विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ द इंटीमेशन फ्रॉम द कस्टमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि APY में सब्सक्राइब करने का मिनिमम एज, अटल पेंशन योजना 10, 15, 18, 21। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 18। अटल पेंशन योजना में मिनिमम एज है सब्सक्रिप्शन का 18 साल। दोस्तों मिस्टर ए का 55,000 बैलेंस है आपके अकाउंट में, बैंक ने 2 गार्नेसी ऑर्डर रिसीव की, एक 6,000 रुपये का और दूसरा 3,000 रुपये का ए के नाम से। तो पहला ऑर्डर रिसीव हुआ बैंक को 10:30 पे, लेकिन दूसरा ऑर्डर रिसीव हुआ 1:30 पे। तो बैंक क्या करेगी? पहले ऑर्डर पे ऐड करेगी, दूसरे को इग्नोर करेगी, दूसरे ऑर्डर पे ऐड करेगी और बैलेंस सफिशिएंट है उसके लिए ऐड करेगी 6:3 के प्रपोर्शन में, अटैच करेगी 3,000 को सेकंड ऑर्डर के लिए और 2,000 को फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा बैंक जो है पहले ऑर्डर पे ऐड करेगी और जो सेकंड गार्नेसी ऑर्डर उसको इग्नोर करेगी, जैसे जो कि बैलेंस जो है अकाउंट में इनसफिशिएंट है दोनों ऑर्डर को मीट करने के लिए। दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो माइनर है उसका डिपॉजिट अकाउंट है, जो कि ऑपरेट कर रहे हैं उसके फादर और नेचुरल गार्जियन। तो यदि फादर नेचुरल गार्जियन का डेथ हो जाता है तो कौन रिसीव करेगा प्रोसीड ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ द माइनर? माइनर हिमसेल्फ, ग्रैंडफादर, कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन, नन ऑफ दिस। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन। यदि नेचुरल गार्जियन किसी माइनर का जिसका डिपॉजिट अकाउंट है उसका मृत्यु हो जाती है तो जो प्रोसीड है माइनॉरिटी ऑफ द माइनर उसको रिसीव किया जाता है कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो क्या रिलेट नहीं करता है? NIM ऑफ द बैंक,
दोस्तों नेक्स्ट है मार्जिन मनी जो कि कंट्रीब्यूट किया जाता है बोरोवर के द्वारा। नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक और नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। ए है 1, 2 एंड 3, बी है 1, 2 एंड 4, सी है 1, 3 एंड 4, डी है 2, 3 एंड 4। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1, 2 एंड 4। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो दोस्तों एनआईएम ऑफ द बैंक को रिलेट नहीं करता, मार्जिन मनी को रिलेट नहीं करता क्योंकि कंट्रीब्यूट होगा बोरोवर के द्वारा, और डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट कंट्रीब्यूट नहीं करता। ये दोस्तों रिलेट करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द बैंक। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एफआरबीएम? तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मेंटेनेंस, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिस्टर ए का करंट अकाउंट है आपके बैंक में, उसने डिपॉजिट किया 5,000 रुपये का चेक आपके अकाउंट में। तो दोस्तों जिसको भेजा जा रहा है कलेक्शन के लिए, गार्निशी ऑर्डर इशू किया गया और उसने दोस्तों डिपॉजिट किया है अपने ओवरड्राफ्ट अकाउंट में और अकाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस में है। तो इस केस में पहला ऑप्शन कर रहा है कि चेक जो है बैंक जो डिपॉजिट किया गया उसको अटैच कर लिया जाएगा, जो क्रेडिट बैलेंस है ओवरड्राफ्ट अकाउंट में उसको अटैच कर लिया जाएगा, जो चेक भेजा गया है कलेक्शन के लिए फ्यूचर डेट में वो अटैच नहीं होगा, ओनली 1 एंड 2। देखिए दोस्तों समझिए इसमें क्या होगा, इसमें मिस्टर ए का करंट अकाउंट है आपके बैंक के साथ, उसने डिपॉजिट किया, तो इस केस में दोस्तों जो क्रेडिट बैलेंस है अकाउंट ओवरड्राफ्ट उसको अटैच किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओनली 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा एनपीसीआई, गलती से एनपीसीआई लिख दिया है दोस्तों, एनपीसीआई करेक्ट कर लीजिएगा, एनपीसीआई के द्वारा कंट्रोल नहीं होता है, एनएससीएच, एईपीएस, एनपीसीआई, नॉन ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों यदि आपको इस तरह के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, यदि आपको केस स्टडीज, एमसीक्यूज सब कुछ भी चाहिए दोस्तों जेआईबी से रिलेटेड, 250 लगभग 3,000 से 4,000 क्वेश्चन का सेट है हमारे पास क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको डिटेल जानकारी प्रोवाइड करूँगा कैसे आप उससे एक्सेस कर सकें, क्योंकि कम समय में दोस्तों ये सब चीज़ आपके लिए इफेक्टिव साबित होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बैंकिंग सर्विस जो है वेल्थ मैनेजमेंट में वो किस तरह डिलीवर होता है, एटीएम से, टेलीफोन बैंकिंग से, इंटरनेट बैंकिंग से या फेस टू फेस ट्रांजेक्शन से? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, फेस टू फेस ट्रांजेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन, एथिकल फाउंडेशन देखिए एथिक्स से टॉपिक से है, मॉड्यूल ई से है कि डीलिंग विद डिलेमास फॉर द राइट वर्सेस लेफ्ट, गार्ड रेपुटेशन और गुडविल, हेल्प इन अवॉइडिंग रिस्क। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3, यानी एथिकल फाउंडेशन तीनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि आरबीआई ने रिवाइज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क बेस्ड होता है 3 पैरामीटर पे विथ सर्टेन थ्रेशोल्ड, इनमें से कौन सा एक पैरामीटर नहीं है? हाई एनपीए परसेंटेज, नेगेटिव रिटर्न ऑन एसेट, सी है सीआरआर शुड बी लेस देन बेसल 3 रिक्वायरमेंट, डी है प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो अबव द थ्रेशोल्ड। करेक्ट है आंसर दोस्तों ऑप्शन डी प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो अबव द थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा यूपीआई का की फीचर नहीं है? वन टाइम मैंडेट, इनवॉइस वेरिफिकेशन, लिंक एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट, एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू साइन, इंडेंट एंड क्यूआर। तो दोस्तों की फीचर यूपीआई का है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी के सभी हमारे की फीचर हैं यूपीआई के। ऑप्शन सी हैज़ टू बी डिसाइडेड इन द कोर्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जब भी एनएससी प्लेज होता है पोस्ट ऑफिस से नॉमिनेशन XYZ के फेवर में होता है तो बैंक का जो क्लेम होता है इन सभी एनएससी का उसका प्रायोरिटी होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग चैनल का फंक्शन नहीं है? पहला है मार्केट इन्फॉर्मेशन, दूसरा है प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, तीसरा है कॉन्टैक्ट विद द बायर, चौथा है नन ऑफ द अबव। So please try to understand these questions are very important from the examination point of view because they have been asked in previous year, so concept might be repeated. सो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग चैनल का? दोस्तों इसका सही जवाब है नन ऑफ द अबव, यानी ये तीनों के तीनों हमारे फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन या मार्केटिंग चैनल के, चाहे मार्केट इन्फॉर्मेशन हो, प्रोडक्ट प्रमोशन हो या कॉन्टैक्ट विद द बायर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या बताया जा रहा है कि जो अपॉन रिसीट ऑफ अ गार्निशी ऑर्डर, यानी कि गार्निशी ऑर्डर आया निसी, तो ये जो है बैंक क्या करेगी? पहला है कि सारा अमाउंट को कोर्ट भेज देगी तुरंत, दूसरा है कि कस्टमर को इन्फॉर्म करेगी और कोर्ट को इन्फॉर्म करेगी और ऑर्डर एब्सोल्यूट के लिए वेट करेगी, तीसरा है कि अमाउंट पे कर देगी जजमेंट क्रेडिटर को और कोर्ट को इन्फॉर्म कर देगी, और नेक्स्ट है दोस्तों कि नन ऑफ द, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए जब भी कोई रिसिप्ट होता है किसी गार्निशी ऑर्डर का निसी, तो बैंक क्या करेगी? कस्टमर को इन्फॉर्म कर देगी और कोर्ट को, और ऑर्डर एब्सोल्यूट के लिए वेट करेगी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्सनल वैल्यू सर्व विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, यानी पर्सनल वैल्यू जो है इनमें से कौन सा पर्पस सर्व करता है? ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, ऑप्शन 2 है डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ऑप्शन 3 है परसेप्शन एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑप्शन 4 है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। तो करेक्ट ऑप्शन को देखते हैं 1 and 2, 1 to 4, 2 to 4, 1 only। दोस्तों इसका सही जवाब है 1 to 4। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि पर्सनल वैल्यू जो है इनमें से चारों के चारों फंक्शन को सर्व करते हैं। बिहेवियर का स्टैंडर्ड होता है, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, परसेप्शन एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, एज पर आरबीआई एक्ट 1934
आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार कम से कम कितना मीटिंग होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक साल में? 2 मीटिंग, 4 मीटिंग, 6 मीटिंग या 8 मीटिंग? बताइए दोस्तों, कम से कम एक साल में कितना मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी का मीटिंग होगा? तो आरबीआई का जो एक्ट है 1934 के अनुसार कम से कम 4 मीटिंग होगा दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक साल में। तो देयर शुड बी 4 मीटिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ अ बैंकर एंड कस्टमर इन केस ऑफ गुड्स लेफ्ट बाय कस्टमर बाय मिस्टेक इन द बैंक। मतलब गुड्स जो है गलती से छूट गया उससे बैंक में, तो आपको बताना है कि यहाँ पे कस्टमर और बैंक का क्या रिलेशनशिप होगा। तो बेली बेलर पहला है बैंकर, दूसरा है कस्टमर। बेली बेलर, दूसरा है लेसर लेसी, तीसरा है क्रेडिटर डेटर, चौथा है ट्रस्टी बेनिफिशियरी। तो यहाँ पे दोस्तों ट्रस्टी बेनिफिशियरी का रिलेशनशिप होगा क्योंकि वो जानबूझकर नहीं छोड़ा है, उससे गलती से छूट गया है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है बैंक में, वो बैंक अकाउंट में, वो दोस्तों इंट्रोड्यूस किया गया है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? तलवार कमेटी, तांबे कमेटी, नायक कमेटी, दामोदरन कमेटी। तो ये जो नॉमिनेशन फैसिलिटी है बैंक अकाउंट में, ये इंट्रोड्यूस किया गया दोस्तों एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ तलवार कमेटी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप स्टैंड टर्मिनेटेड अपॉन द। तो ये जो बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है ये कब टर्मिनेट होता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है कि कस्टमर का डेथ हो जाए, ऑप्शन बी कर रहा है कि कस्टमर पागल हो जाए, लुलेंस हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए कस्टमर। ए है 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। दोस्तों बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप जो है टर्मिनेट हो जाता है जब दोस्तों इनमें से कोई भी हो, यानी कि 1 डेथ हो जाए, लुनेंसी हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए। तो डी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एनपीए को बेचना है तो अकाउंट जो है सेलर बैंक के बुक में कितने दिन तक रहेगा? तो ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि एनपीए 12 महीना के रूप में रहेगा, 18 महीना के रूप में एनपीए रहेगा, 24 महीना के रूप में एनपीए रहेगा, 30 महीना के रूप में एनपीए रहेगा। दोस्तों इसका सही जवाब है एनपीए जो है 24 महीना के रूप में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। किसी एनपीए को बेचना है तो अकाउंट जो है सेलर बैंक के बुक में एटलीस्ट इट शुड बी फॉर 24 मंथ एनपीए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि आरबीआई के पास पावर होता है कि वो करेंसी नोट प्रिंट कर सकती है कितने डिनोमिनेशन का? 2000 का, 5000 का, 10,000 का या 20,000 का? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आरबीआई के पास पावर है कि वो करेंसी नोट अप टू 10,000 डिनोमिनेशन का प्रिंट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पॉलिसी है दोस्तों ये हेल्प करता है कि सिचुएशन को अवॉइड करने में, ताकि एम्प्लॉय को इनकरेज करें कि वो कम फॉरवर्ड आए इन जो भी इंफॉर्मेशन है अनइथिकल प्रैक्टिसेस से या इलीगल प्रैक्टिस से रिलेटेड। इसे क्या कहते हैं? विंग ब्लो पॉलिसी, विंड ब्लोअर पॉलिसी, विसल ब्लोअर पॉलिसी या वर्किंग ब्लोअर पॉलिसी। दोस्तों सही जवाब है इसका विसल ब्लोअर पॉलिसी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्नेसी ऑर्डर इशूड एज पर सेक्शन 60 ऑफ द डैश एक्ट। तो गार्नेसी ऑर्डर जो इशू किया जाता है वो सेक्शन 60 कौन से एक्ट के बेसिस पे इशू किया जाता है? ऑप्शन ए एनआई एक्ट, ऑप्शन बी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑप्शन सी है सिविल प्रोसीड्यूर कोड, ऑप्शन डी है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बताइए क्या सही जवाब है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिविल प्रोसीड्यूर सीपीसी। तो सेक्शन 60 ऑफ द सीपीसी एक्ट के बेसिस पे गार्नेसी ऑर्डर को इशू किया जाता है, इसे सिविल प्रोसीड्यूर कोड भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक माइनर जो है एडमिट हुआ बेनिफिट इन अ फर्म, वो विड्रॉ करना चाह रहा है फर्म से ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। जैसे वो मेजोरिटी अटेंड कर लिया तो वो विड्रॉ करना चाह रहा है फर्म से, तो कितना टाइम है वो ऐसा कर सकता है? पहला ऑप्शन है कि डेट ऑफ मेजोरिटी से 6 महीना के अंदर, डेट ऑफ इन्फॉर्मेशन से कि वो एडमिट हो गया बेनिफिट के लिए उसके 6 महीना के अंतर्गत, आइदर ए और बी whichever is later, either A और B whichever is earlier। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, या तो ए या बी जो भी लेटर हो, जो भी लेट से हो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गार्नेसी ऑर्डर जो रिसीव हुआ है इंडिविजुअल के नेम में, मिस्टर ए के नेम में, ठीक है, तो वो जो है कहाँ पे वो एक्सटेंड होगा? ऑप्शन ए कर रहा है कि ए और बी के जॉइंट नेम में, ऑप्शन बी कर रहा है कि इन फर्म के नेम में चाहे ए सोल प्रोप्राइटर हो, ऑप्शन सी कर रहा है कि पार्टनरशिप के नेम में जहाँ पे ए पार्टनर हो, ऑप्शन डी कर रहा है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये गार्नेसी ऑर्डर जो रिसीव हुआ है ए के नेम से, तो वो एक्सटेंड होगा दोस्तों, दैट विल बी एक्सटेंडेड इन द नेम ऑफ फर्म जब भी जहाँ पे ए सोल प्रोप्राइटर हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि एक नॉमिनी का लीगल स्टेटस क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है कि ट्रस्टी है, लीगल हायर के लिए ऑनर है, प्रॉपर्टी का उसका प्रायोरिटी होता है नॉमिनी से पहले, और दोस्तों उसका प्रायोरिटी होता है नॉमिनी के बाद। तो दोस्तों नॉमिनी का जो लीगल स्टेटस होता है वो ये होता है कि वो लीगल हायर के लिए ट्रस्टी होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैल्यू इन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या है।
आइडेंटिफाइंग कोर वैल्यू, दूसरा है कम्युनिकेटिंग कोर वैल्यू, तीसरा अलाइनिंग कोर वैल्यू एंड प्रैक्टिस। ऑप्शन ए कर रहा है ओनली 1 and 2, बी है ओनली 1 and 3, सी है 2 and 3, डी है 1, 2 and 3। दोस्तों वैल्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक एलिमेंट्स है वो है इन ये तीनों कि हम कोर वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे कोर वैल्यू को, और कोर वैल्यू और प्रैक्टिस को अलाइन करेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक चेक जो है जो लिखा गया है अलग अलग लैंग्वेज में, आधा इंग्लिश में और आधा हिंदी में और बाकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में, तो क्या बैंक इसे पे कर सकती है? यस, नो, मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा, चेक इज रॉन्ग। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इसको पे कर सकती है। दोस्तों मान लीजिए कि आपको लोन लेना है शेयर के अगेंस्ट, तो शेयर पे जो चार्ज होगा उसे क्या कहेंगे? असाइनमेंट, राइट टू सेट ऑफ, प्लेज या लीन। दोस्तों शेयर पे जो चार्ज होगा उसे प्लेज कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मर्जर हुआ था? बैंक मर्जर ऑफ 2019 का मर्जर किस तरह का था? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, आइदर ए और बी, नाइदर बी और बी। दोस्तों उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जर। जो 2019 में मर्जर हुआ था बैंकों का, वो हॉरिजॉन्टल मर्जर था। इनमें से कौन सा एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है भारत में? ऑप्शन ए है इकरा, क्रिसिल, IFCI, केयर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है IFCI। तो ये जो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है भारत में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो सेपरेट एंटिटी कंबाइन करते हैं फोर्स को ताकि नया जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन बने, इसे क्या कहते हैं? मर्जर, एक्विजिशन, एलियंस, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसे मर्जर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फुल KYC एक्सरसाइज होता है दोस्तों, उसे किया जाएगा हर एक कितने साल में? हाई रिस्क इंडिविजुअल के लिए और एंटिटीज़ के लिए। ऑप्शन ए है 2 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में। दोस्तों जो फुल KYC एक्सरसाइज है वो किया जाता है हर एक 2 साल में, ठीक है, फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल एंड एंटिटीज। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी फॉर बी रीजन ब्रांच टारगेट टू अप्लाई इन हिंदी लेटर रिसीव्ड इन हिंदी इज। तो कितना टारगेट है दोस्तों? 50%, 60%, 80%, 100%। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कंप्यूटर यूजेस का जो MKI से पर्पज़ है वो क्या है? पहला ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि जनरेट रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि आप यूजर नीड को मीट करें, तीसरा ऑप्शन है डेटा को रिट्रीव करें, चौथा ऑप्शन है डे-टू-डे ऑपरेशन का। पहला ऑप्शन सही है कि रिपोर्ट जनरेट करना, ठीक है, रिपोर्ट जनरेट करना ये मेन ऑप्शन है। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि जो स्केड्यूल ऑफेंस होता है, मतलब एक ऐसा ऑफेंस जो कि स्केड्यूल ऑफ फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट में लिखा गया है, यदि टोटल वैल्यू ऑफ ऐसा ऑफेंस कितना करोड़ से ज़्यादा हो? 10 करोड़ से ऊपर, 50 करोड़ से ऊपर, 100 करोड़ से ऊपर, 200 करोड़ से ऊपर। करेक्ट आंसर है दोस्तों उसका 100 करोड़ से ऊपर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 2 लेक्चर। यदि आपको इस तरह का PDF की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप या नंबर कंटिन्यू आवर डिस्कशन। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि एक फ्रॉड जो कि बहुत सारे कस्टमर ने कमिट किया है किसी बैंक में, वो उसके कारण क्या होगा? क्रेडिट रिस्क होगा, लिक्विडिटी रिस्क होगा, मार्केट रिस्क होगा या रेपुटेशन रिस्क होगा? तो इसका सही जवाब है रेपुटेशन रिस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटेड स्टैंडर्ड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड, जिसको स्मार्ट कार्ड कहते हैं, उसको इसका कौन सा ISO है? तो ऑप्शन 1 है दोस्तों ISO 7168, ऑप्शन बी है ISO 7618, ISO 7816 और लास्ट है ISO 7861। सो करेक्ट आंसर तो इस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ISO 7816। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यदि कोई फ्रॉड हो रहा है दोस्तों बैंक ब्रांच में, तो रिपोर्ट जो है कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजना है किस फॉर्म में? तो FMR 1 में, FMR 1A में, FMR 2 में, FMR 2A में। दोस्तों सही जवाब है इसका FMR 1 में, ठीक है। तो FMR 1 में दोस्तों यदि कोई फ्रॉड हो रहा है बैंक के ब्रांच में, तो रिपोर्ट इसका कंट्रोलिंग ऑफिस को भेजा जाता है FMR 1 के फॉर्म में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि बेस रेट और BPLR के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला ऑप्शन है कि जो BPLR है वो बैंक के लिए लेस प्रॉफिटेबल है और बेस रेट बैंक को बेटर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देता है। दूसरा ऑप्शन कर रहा है दोस्तों कि BPLR जो है वो लेस प्रॉफिटेबल, कुछ परमिटेड एक्सेप्शन है उसको छोड़कर जो आपका बेस रेट के नीचे यदि आप लैंड करेंगे वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन BPLR में दोस्तों BPLR के नीचे लैंड किया जा सकता है अलग अलग रीजन के लिए। सी ऑप्शन कर रहा है कि बेस रेट जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन BPLR ट्रांसपेरेंट है, और डी ऑप्शन कर रहा है कि BPLR जो है कस्टमर के लिए एडवर्स होता है लेकिन बेस रेट कस्टमर फ्रेंडली है। बताइए दोस्तों कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट है इस पर्टिकुलर केस में? तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स कुछ एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए तो बेस रेट के नीचे लैंड करना नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन BPLR के केस में बेस रेट के नीचे BPLR के नीचे लैंड कर सकते हैं। ये बहुत सारे रीजन पे किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों CDR कैटेगरी 1, ठीक है, कॉर्पोरेट डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग CDR होता है। तो किस तरह के लोन अकाउंट एलिजिबल हैं, स्टैंडर्ड या सब स्टैंडर्ड? ए कर रहा है only 1, बी कर रहा है only 2, सी कर रहा है either 1 and 2, डी कर रहा है both 1 and 2।
सही जवाब है दोस्तों बोथ 1 and 2। तो CDR कैटेगरी 1 में स्टैंडर्ड अकाउंट और सब स्टैंडर्ड अकाउंट दोनों एलिजिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। NPCI दोस्तों प्रोवाइड करती है इनमें से कौन सा इंटरऑपरेबिलिटी सर्विस NFS नेटवर्क कैश रिसाइकलर को या कैश डिपॉजिट मशीन को एक पार्टिकुलर मेंबर बैंक के। पहला है पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन, दूसरा है कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफ़र, तीसरा है दोस्तों मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन और चौथा है दोस्तों इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट। ए है ओनली 1 and 2, बी है ओनली 3 and 4, सी है 1, 2 and 3, डी है दोस्तों 2, 3 and 4। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2, 3 and 4। कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर, मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन और इंटरऑपरेबल कैश डिपॉजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जिस केस में मिस्टेक से कस्टडी बैंक के कस्टडी में गुड रह गया, उसे क्या कहते हैं। तो बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप जिसमें गुड जो है मिस्टेकली बैंक की कस्टडी में रह गया, इसे क्या कहते हैं। बेनिफिशियरी ट्रस्टी, ट्रस्टी बेनिफिशियरी, क्रेडिटर डेटर और डेटर क्रेडिटर। दोस्तों सही जवाब है इसका ट्रस्टी बेनिफिशियरी। तो बैंक ट्रस्टी होगा, कस्टमर बेनिफिशियरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बैंकिंग सर्विस जो है जो कि मेनली डिपेंड करता है किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे। फिर पहला है कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, दूसरा है बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तीसरा है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, चौथा है ऑल द अबव। तो दोस्तों बैंकिंग सर्विस मेनली डिपेंड करता है इन सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट जो ब्रांच में होता है इस कारण से क्या होता है। पहला है सिग्निफिकेंट सेविंग इन टाइम, दूसरा है डिक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट, तीसरा है लेस पेपर वर्क, चौथा है मोर लिक्विडिटी। तो दोस्तों साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट जो ब्रांच होता है ऑप्शन कर रहा है 1, 2 and 3, बी कर रहा है 1, 2 and 4, सी कर रहा है 1, 3 and 4 और डी कर रहा है 2, 3 and 4। दोस्तों साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट जो ब्रांच में होता है इस कारण से आपका टाइम सेविंग होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट में घटता है और दोस्तों पेपर वर्क भी कम होता है। तो 1, 2 and 3 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लैन में जो एरिया कवर होता है वो कितना एरिया होता है। 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर या 500 मीटर। तो दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क लैन को कहते हैं, इसके अंदर जो एरिया कवर होता है वो है 150 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द फैमिली लाइफ साइकिल मैरिड विथ यंग चाइल्ड इन विच स्टेज। ठीक है, तो मैरिड है और यंग चिल्ड्रन है तो वो किस स्टेज में आता है। यंग बैचलर, हाफ नेस्ट, फुल नेस्ट, एम्प्टी नेस्ट। तो दोस्तों इसे हाफ नेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MMID का फुल फॉर्म क्या है। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफाइंग डायरेक्शन, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर एंड डिकोडर और डी करा नन ऑफ द अबव। तो MMID का फुल फॉर्म है दोस्तों मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने दिनों बाद एक अकाउंट SMA2 अकाउंट हो जाता है। पहला है जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो जाए 30 दिन तक, दूसरा है प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू हो जाए 31 से लेकर 60 दिन तक, तीसरा है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू हो जाए 61 से लेकर 90 डेज तक और चौथा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ओवर ड्यू हो जाए एवं 90 डेज। करेक्ट आंसर है दोस्तों जब भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट ओवर ड्यू हो जाता है 61 से 90 डेज तक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 स्टेक होल्ड करती है कहाँ पे। नाबार्ड, SBI, NHB। तो 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3, 1, 2 and 3। सही जवाब है दोस्तों इसका 1 and 3। दोस्तों पूछा जा रहा है कि KYC के गाइडलाइन में जो स्मॉल अकाउंट होते हैं जहाँ पे सिंपल KYC एप्लीकेबल होता है, वो वैसे अकाउंट होते हैं जहाँ पे टोटल अमाउंट जो अकाउंट में क्रेडिट किया गया किसी फाइनेंशियल ईयर में वो कितना से रेस्ट्रिक्टेड है। 50,000 से 1 लाख से 5 लाख से या इनमें से सभी। दोस्तों सही जवाब है इसका 1 लाख। तो KYC गाइडलाइन में जो स्मॉल अकाउंट होते हैं जिनका जहाँ पे सिंपल KYC एप्लीकेबल होता है वहाँ पे वैसे अकाउंट होते हैं जहाँ पे टोटल अमाउंट क्रेडिटेड इन अ ईयर जो है वो लिमिटेड होता है अप टू ₹1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से कौन सा इनडायरेक्ट रेट है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए $1 बराबर ₹39.56, 1 पाउंड बराबर ₹89.56, 1 येन बराबर 0.30 और लास्ट है ₹100 बराबर $2.60। इनडायरेक्ट रेट में क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो डोमेस्टिक करेंसी रहता है उसको हम लोग फिक्स करते हैं और फिर उसके रेस्पेक्ट में फॉरेन करेंसी को मेज़र ये करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है कि ₹100 इज इक्वल टू $2.60, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्री शिपमेंट क्रेडिट होता है दोस्तों वो किस तरह के लेटर ऑफ क्रेडिट में अवेलेबल होता है। रेड क्लॉज में या ग्रीन क्लॉज में। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है आइदर 1 और 2, ऑप्शन डी है बोथ 1 and 2। दोस्तों प्री शिपमेंट क्रेडिट अवेलेबल होता है केवल और केवल रेड क्लॉज एलसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक्स एक सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहा है जिसका बैलेंस है 20,000 रुपया। नॉमिनी वाई है। 15 जून को ब्रांच को नोटिस रिसीव करती है कि एक्स का डेथ हो गया और 17 जून को गारंटी ऑर्डर 15,000 रुपये का रिसीव होता है उस अकाउंट पे। तो सेम डे नॉमिनी जो अमाउंट को क्लेम करता है तो आप क्या करेंगे। नॉमिनी को पे कर देंगे,
नहीं तो ऑप्शन बी कर रहा है कि आप अमाउंट को गारंटी ऑर्डर के लिए अटैच कर देंगे और बैलेंस अमाउंट पे कर देंगे। सी कर रहा है कि आप 20:15 के रेशियो में सेटल कर देंगे। और डी कर रहा है कि सेटल करेंगे डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द क्लेम। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर है, पे टू द नॉमिनी द इंटायर अमाउंट। दोस्तों आरबीआई जो है लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर को मेंटेन करती है। अब कट ऑफ लिमिट कितना है उसके ऊपर, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, नन ऑफ द। करेक्ट आंसर है दोस्तों 25 लाख। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गारंटी ऑर्डर कौन इशू करता है? जजमेंट डेटर, जजमेंट क्रेडिटर, जजमेंट डेटर और दोस्तों सिविल कोर्ट। करेक्ट आंसर दोस्तों सिविल कोर्ट इशू करती है गारंटी ऑर्डर। क्रॉस सेलिंग जो है इफेक्टिव नहीं होता है इनमें से कौन से प्रोडक्ट के लिए? ऑप्शन ए है डेबिट कार्ड, ऑप्शन बी है सेविंग अकाउंट, ऑप्शन सी है इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन डी है पेंशन लोन। तो दोस्तों क्रॉस सेलिंग इफेक्टिव नहीं होता है दोस्तों पेंशन लोन के लिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कौन से यूटिलाइजेशन आर्टिकुलेट करता है कि किसी एक्शन को सही होने के लिए ये वैलिड रूल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट से कंफर्म करे और यदि रूल को वायलेट किया जाए तो वो उसे रॉन्ग माना जाएगा? हेडोनिस्टिक यूटिलिटेरियम, रूल यूटिलिटेरियम, एक्ट यूटिलिटेरिज्म, अगैस्टिक यूटिलिटेरिज्म। करेक्ट आंसर दोस्तों रूल यूटिलिटेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क LEF जितने एक्सपोजर का वैल्यू किसी बैंक का है किसी सिंगल काउंटर पार्टी को या ग्रुप ऑफ काउंटर पार्टी, वो कितना से हायर नहीं होगा, ठीक है, बैंक के एलिजिबल कैपिटल बेस से। तो ऑप्शन ए है दोस्तों 5%, 10%, 10%, 15%, 15%, 20% और 20%, 25%। तो दोस्तों ये जो सिंगल के लिए देखिए, सिंगल काउंटर पार्टी के लिए जो एक्सपोजर लिमिट है वो है दोस्तों हमारा 20% और यदि ग्रुप में है तो एक्सपोजर लिमिट है हमारा 25%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्रॉसिंग NI एक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करती है? स्पेशल क्रॉसिंग, पेई अकाउंट, नॉन नेगोशिएबल, ऑल द अबव। तो दोस्तों NI एक्ट जो है हमारा पेई अकाउंट के क्रॉसिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो कि वैल्यूज़ के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, उसके 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर वैल्यूज़, स्पेसिफाइंग पनिशमेंट फॉर वायलेटिंग कोर वैल्यूज़, कम्युनिकेटिंग कोर वैल्यूज़, अलाइनिंग वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस। 1, 2 and 3, 1, 2 and 4, 1, 2, 1, 3 and 4, 2, 3 and 4। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी 1, 3 and 4। तो यदि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यूज़ को मैनेज करना है उसका 3 बेसिक एलिमेंट है। तो पहला एलिमेंट है कि आप कोर वैल्यू को आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद कोर वैल्यू को कम्युनिकेट कीजिए और फिर वैल्यूज़ और प्रैक्टिस को अलाइन कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट। होपफुली आपको सही लगा होगा। तो यदि इस तरह के वीडियोस मैं आपको डेली प्रोवाइड करता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों यदि आप इस तरह के पेड PDF चाहिए, MCQs की पेड PDF चाहिए, हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।